स्मार्ट सिटी के नामों का हुआ ऐलान। 98 शहरों की सूची में गुड़गांव का नाम शुमार नहीं। हरियाणा से करनाल और फरीदाबाद ही बनेंगे स्मार्ट सिटी। केंद्र सरकार ने आज स्मार्ट सिटी की लिस्ट जारी कर दी है। स्मार्ट सिटी के लिए आज 98 शहरों का ऐलान किया गया। स्मार्ट सिटी में उत्तर प्रदेश के सबसे ज्यादा 13 शहरों को जगह मिली है, जबकि दूसरा नंबर तमिलनाडु का है, जिसके 12 शहर शामिल किए गए हैं, जबकि हरियाणा के 2 शहरों को इस लिस्ट में जगह मिली है। सीएम सिटी करनाल और राजधानी दिल्ली से सटे फरीदाबाद को मोदी सरकार स्मार्ट सिटी बनाएगी। हमने 100 सिटीज का चयन करने के लिए स्टेट को मार्गदर्शन किया है। 98 शहरों का चयन करने का प्रक्रिया, उसका प्रपोजल हमारा सामने आया। केंद्र सरकार के 98 शहरों का प्रपोजल को आज स्वीकृति दे रहे और फरीदाबाद हरियाणा में, करनाल मैंने पढ़ा नहीं, करनाल इज हरियाणा। केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार दोनों मिलकर वहाँ स्थानीय स्तर पर स्पेशल पर्पस व्हीकल बनाएंगे और साथ ही साथ पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के द्वारा पीपीपी मॉडल के द्वारा उसको कार्यान्वित करना होगा। इसके लिए रिसोर्सेज के रूप में केंद्र सरकार हर एक शहर के लिए पहले साल 200 करोड़ देंगे और आगे 100 करोड़ देते रहेंगे। इन दोनों शहरों के नाम स्मार्ट सिटी में पहले ही तय माने जा रहे थे, लेकिन बाद में गुड़गांव को लेकर भी जोर शोर से मांग उठी और माना जा रहा था कि मोदी सरकार गुड़गांव को भी लिस्ट में शामिल करेगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अब सीएम कह रहे हैं कि वो अपने स्तर पर ही गुड़गांव को स्मार्ट सिटी बनाएंगे। हमारे शहरी विकास मंत्री, उनसे मेरी बात हुई है व्यक्तिगत रूप से, उनका के कोटे के हिसाब से 2 हैं, लेकिन गुड़गांव को इस शर्त के ऊपर, और वो शर्त हमने मान भी ली है। स्मार्ट सिटी की लिस्ट में राजधानी चंडीगढ़ का नाम भी शुमार है, जबकि हिमाचल से धर्मशाला और पंजाब से लुधियाना और अमृतसर को स्मार्ट सिटी बनाने की बात की गई है। विदेशी दौरे से लौटे सीएम मनोहर लाल का दावा, हरियाणा में जल्द आएगा 10,000 करोड़ रुपए का विदेशी निवेश। 40,000 युवाओं को भी रोजगार मिलने की जताई उम्मीद। अमेरिका और कनाडा की विदेश यात्रा से लौटे सीएम मनोहर लाल ने आज मीडिया के बीच अपने विदेश दौरे का पूरा ब्यौरा पेश किया। सीएम ने अपनी यात्रा को कामयाब बताते हुए दावा किया कि उन्हें हरियाणा में जल्द ही 10,000 करोड़ रुपए का निवेश आने की उम्मीद है। सीएम ने कहा कि इस निवेश से हरियाणा में रोजगार के 40,000 नए अवसर पैदा होंगे। लगभग 10,000 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट, ये उन समझौतों के माध्यम से अपेक्षा करते हैं, जिसमें से लगभग 40,000 लोगों को यह रोजगार मिल जाएगा। ऐसा इस पहले विदेशी दौरे के माध्यम से हम लोग विश्वासपूर्वक कह सकते हैं। सीएम ने कहा कि उनके विदेशी दौरे में 5 बड़े MOU साइन किए गए हैं, जिनमें हरियाणा को डिजिटल बनाने के लिए गूगल के साथ और स्मार्ट सिटी में सहयोग के लिए सिस्को के साथ MOU किया जाना बेहद महत्वपूर्ण है। 5 समझौते हमारे MOUs हुए हैं। एक गूगल के साथ हुआ है, सिस्को कंपनी के साथ हुआ है, यूनाइटेड टेक्नोलॉजी के साथ हुआ है, अप्लाइड मटेरियल्स के साथ किया और एक एंग्लोन कॉलेज, इनके साथ हुआ है। बड़ी उपलब्धि इसमें गूगल के साथ जो समझौता है वो हरियाणा में डिजिटल हरियाणा की और हम लोग प्रदेश को ले जाए, इस प्रकार की एक सहमति बनी। सीएम के मुताबिक विदेशी निवेश को हरियाणा में आकर्षित करने के लिए सरकार के प्रयास आगे भी जारी रहेंगे और इसके लिए जनवरी में हैपनिंग हरियाणा के नाम से एक कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा, जिसमें विदेशी निवेशकों को भी बुलाया जाएगा। बहुत सी बहुराष्ट्रीय कंपनियां, उनके साथ भी हमारी बातचीत हुई है और एक कार्यक्रम हम लोगों ने वहां उनको बताया है कि अगले आने वाले जनवरी में हम अपने यहाँ इन्वेस्टमेंट मीट करेंगे। हैपनिंग हरियाणा उसका नाम दिया है। गौरतलब है कि सीएम मनोहर लाल और उद्योग मंत्री कैप्टन अभिमन्यु 16 अगस्त को अमेरिका और कनाडा की यात्रा पर रवाना हुए थे और करीब 10 दिन बाद 25 अगस्त को वापस लौटे थे। कागजों से भी गायब हुई हरियाणा के लिए घोषित रेल कोच फैक्ट्री। ईटीवी को आरटीआई से मिली जानकारी में हुआ सनसनीखेज खुलासा। रेल मंत्रालय के पास हरियाणा में रेल कोच फैक्ट्री लगाने का कोई प्रोजेक्ट नहीं। प्रदेश के लिए घोषित हुए सबसे बड़े रेल प्रोजेक्ट पर ईटीवी को आरटीआई के जरिए मिली जानकारी चौंकाने वाली है। रेल मंत्रालय से मिली जानकारी के मुताबिक हरियाणा के लिए रेल बजट 2013-14 में रेल कोच की स्थापना की घोषणा हुई थी।
लेकिन अभी तक उसे स्वीकृति नहीं मिली है। फैक्ट्री कहां लगेगी, प्रोजेक्ट के लिए कितनी जमीन अधिग्रहित की जाएगी, कितना निवेश होगा, कितना समय लगेगा और काम कब शुरू होगा, ऐसी जानकारी मंत्रालय के पास मौजूद ही नहीं है। साफ है कि जिस प्रोजेक्ट को कांग्रेस ड्रीम प्रोजेक्ट बता रही थी वो हकीकत से कोसों दूर है। लिहाजा अब कांग्रेस और बीजेपी दोनों एक दूसरे पर आरोप लगाकर खुद को सही साबित करने में जुटे हैं। ये जो सरकार है, चाहे एनडीए सरकार सेंटर में है या भाजपा की सरकार स्टेट के अंदर है, ये जो कांग्रेस के एक अहम प्रोजेक्ट्स के उनको राजनीतिक द्वेष के कारण उनको तवज्जो नहीं दे रही है। बीजेपी सरकार जब आई लगातार पिछले 5-7 साल से, कांग्रेस की सरकार थी 10 साल से, अगर प्रोजेक्ट बनाना था बना लेते। वहीं इस बारे में मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर का भी बयान आया है। उनका कहना है कि कांग्रेस ने सिर्फ इस मुद्दे को लेकर बयानबाजी की है, हकीकत में कुछ नहीं हुआ। हमारी सरकार गंभीर है और रेल मंत्री को हरियाणा में रेल कोच फैक्ट्री लगाने के लिए दोबारा से अनुरोध किया जाएगा। मुझे लगता है कि पिछली सरकार ने कभी भी रेल फैक्ट्री के लिए कहीं किसी प्रकार का कोई आवेदन किया नहीं है और केवल मात्र वो एक राजनीतिक प्रचार के नाते से कहते रहे हैं। हाँ, यदि अभी रेल कोच फैक्ट्री का अगर कोई भी हरियाणा में लगाने की बात आएगी तो हम हरियाणा में एक रेल कोच फैक्ट्री। बेशक रेल कोच फैक्ट्री को लेकर कांग्रेस और बीजेपी एक दूसरे के ऊपर ठीकरा फोड़ रहे हैं, लेकिन एक हकीकत ये भी है कि ये दोनों पार्टियां ही इसके लिए जिम्मेदार हैं। बहरहाल उम्मीद अब उस प्रभु से है जो हरियाणा की नुमाइंदगी करते हैं और साथ ही देश के रेलवे नेटवर्क की कमान भी उन्हीं के हाथों में है। बीजेपी सांसद राजकुमार सैनी ने फिर साधा जाटों पर निशाना, कहा आरक्षण चाहिए तो बनवाएं पीले राशन कार्ड, वरना कोर्ट के आदेशों का करें सम्मान। आरक्षण को लेकर कुरुक्षेत्र से बीजेपी सांसद राजकुमार सैनी ने एक बार फिर जाटों पर निशाना साधा है। कुरुक्षेत्र में मीडिया से बात करते हुए सैनी ने तंज कसते हुए कहा कि अगर जाटों को आरक्षण लेने का इतना ही शौक है तो वो पहले पीले राशन कार्ड बनवाएं। खास बात यह है कि सैनी ने अपने इस हमले में अपनी ही पार्टी के उन जाट नेताओं को भी लपेट लिया जो केंद्र और सूबे की सरकार में मंत्री हैं। मेरा ये मानना है ये तो बैकवर्ड के और शेड्यूल कास्ट के जो उन लोगों के लिए रिजर्वेशन थी जिन लोगों का राजनीति में या सामाजिक संगठन में कहीं कोई अस्तित्व नहीं है, जबकि बैकवर्ड क्लास में क्रिमिनल ऑलरेडी है। 5 लाख तक के लोग तो इसमें पहले ही नहीं आते, फिर भी लोग इसमें जो है ना इतने ललायत हैं, तो ये पहले अपने पीले कार्ड बनवा लें। पीले कार्ड बनवाकर फिर जो है ना जो राजनीतिक तौर पर जो मंत्री संतरी बने हुए हैं सभी वो अपने पीले कार्डों के लिए अप्लाई करें। हम उनकी सिफारिश करेंगे कि भाई हाँ पहले इनके पीले कार्ड बना दें, उसके बाद इनको रिजर्वेशन भी दो। गौरतलब है कि 2 दिन पहले रोहतक पहुंचे केंद्रीय मंत्री संजीव बलियान ने राजकुमार सैनी पर हमला बोला था और कहा था कि सैनी जितना भी विरोध कर ले उसके बावजूद जाटों को आरक्षण जरूर मिलेगा। अब सैनी के इन बयानों को बलियान पर पलटवार के तौर पर भी देखा जा रहा है। बीजेपी सांसद रतनलाल कटारिया ने कांग्रेस पर छोड़े शब्दों के बाण, राहुल गांधी को बताया फ्यूज बल्ब। दिल्ली में ईटीवी से खास बातचीत में भाजपा सांसद रतनलाल कटारिया ने कांग्रेस पर जमकर शब्दों के बाण छोड़े। कटारिया ने सीधे कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी पर हमला बोला। फ्यूज बल्ब है राहुल गांधी और श्रीमती सोनिया गांधी रोड़े पाप आगे कह रहे हैं कि एनडीए सरकार अगर 1 इंच भी भूमि ग्रहण करती है तो इनका सिर फोड़ दो, यानी कि अराजकता को बढ़ावा दे रहे हैं। अरे भाइयों, अब मेरे हलके में नारायणगढ़ वाली रेलवे लाइन की मांग उठ रही है तो मैं वहां जाता हूँ, सारी जगह कहते हैं कि रेलवे लाइन बनवाओ जी। मैंने कहा भाई मैं तो हाथ पैर जोड़ के इसको पैसे ही डलवा दूंगा, लेकिन मेरे सिर पर न जाओगी क्या? उसके लिए भूमि तो किसानों को ही देनी पड़ेगी। कटारिया ने किसानों के मुद्दे पर भी कांग्रेस को घेरा और कांग्रेस को 3 लाख किसानों की आत्महत्या का गुनहगार बता डाला। ऊपर माँ बेटा नीचे बापू बेटा, उनका बेटा जो पकड़ाए हुए हैं तो उसके पीछे ये है कि जब रंग दिया पुत्रों ने तो खुदा याद आया। 10 साल तक किसानों का एक्सप्लॉयटेशन करते रहे, 3 लाख किसानों की आत्महत्या करवा दी। हरियाणा से 72,000 एकड़ कीमती किसानों की भूमि लेकर बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियों को दे दी, वाड्रा को दे दी और आज किसानों की बात कर रहे हैं। संसद के मानसून सत्र के ना चल पाने के लिए भी कटारिया ने कांग्रेस पर हमला बोला। कटारिया ने कहा कि कांग्रेस नहीं चाहती थी कि जीएसटी बिल पास हो, इसलिए पूरे सत्र को हंगामे की भेंट चढ़ा दिया।
पंजाब विश्वविद्यालय में मिली जीत से इंसो गदगद। दिग्विजय का दावा, पीयू के बाद डीयू में भी लहराएंगे जीत का परचम। दिग्विजय बोले, हरियाणा में भी बहाल हों छात्र संघ चुनाव। पंजाब यूनिवर्सिटी के छात्र संघ चुनाव में मिली शानदार जीत के बाद आज दिग्विजय चौटाला ने इंसो के पदाधिकारियों के साथ बैठक की। इसके बाद मीडिया से बात करते हुए दिग्विजय ने इसे ऐतिहासिक जीत बताते हुए दावा किया कि पीयू के बाद अब डीयू में भी इंसो का जादू चलेगा। छत्तीस बिरादरी को, हर वर्ग को और हर ऑर्गेनाइजेशन को, जो छोटी छोटी ऑर्गेनाइजेशन हैं उनको साथ ले लेंगे और लोहिया के लोग जिन्हें हमें जिस पहचान से जाना जाता है, ताऊ के लोग, चौधरी देवीलाल जी की जो आइडियोलॉजी की, सभी लोगों को अगर हम एक साथ अपने साथ सीमित करने में कामयाब रहे तो निश्चित तौर पर आने वाला समय 11 तारीख जो है वो डिसाइडिंग तारीख होगी और हिस्टोरिक तारीख होगी। दिल्ली विश्वविद्यालय के चुनाव में पहली बार नॉन कांग्रेस, नॉन बीजेपी, एनएसयूआई और एबीवीपी के अलग झंडा फहराएगा, ऐसी मुझे लगता है। इसके साथ ही दिग्विजय चौटाला ने हरियाणा में छात्र संघ चुनाव को बहाल करने की मांग को फिर दोहराया है। दिग्विजय ने कहा कि वो इसके लिए जल्द ही सीएम मनोहर लाल से मुलाकात करेंगे। फिर मिलूंगा सीएम साहब से। सीएम कोई पराये थोड़ी हैं, सीएम हमारे ही हैं, हरियाणा के हैं तो हम हरियाणा के, हमारे सीएम हैं। हम एक बार नहीं 1 लाख बार मिलेंगे। विधानसभा का सेशन चालू होने जा रहा है। मैं स्वयं अभय सिंह चौटाला जी से, अशोक करोड़ा जी से और पार्टी के सभी वरिष्ठ लोगों से मिलकर के कहूंगा कि फिर हम जो है इस मुद्दे को उठाएं। गौरतलब है कि पीयू के छात्र संघ चुनाव में अकाली और इनेलो के छात्र संगठन इंसो और सोई के गठबंधन ने शानदार जीत दर्ज करते हुए प्रधान पद समेत 4 पदों पर कब्जा जमाया है। चंडीगढ़ में हंगामे की भेंट चढ़ी नगर निगम की बैठक। हाउस टैक्स को लेकर सदन में हुआ जबरदस्त हंगामा। कांग्रेस और बीजेपी पार्षदों के बीच हुई जमकर हाथापाई। चंडीगढ़ नगर निगम की बैठक आज हाउस टैक्स की भेंट चढ़ गई। इतना ही नहीं, कांग्रेस और बीजेपी पार्षदों में जमकर हाथापाई भी हुई। बैठक शुरू होती उससे पहले ही कांग्रेस पार्षद ने सदन में हाउस टैक्स का मुद्दा उठाया और सबसे पहले इस मुद्दे पर चर्चा की मांग की। इसके बाद बीजेपी पार्षद भी अपनी आवाज बुलंद करने लगे और सदन में नारेबाजी होने लगी। करीब आधे घंटे बाद सदन की कार्रवाई दोबारा शुरू हुई, लेकिन हाउस टैक्स वापस लेने की मांग को लेकर फिर हंगामा हुआ। हंगामे के बीच कांग्रेस और बीजेपी पार्षदों के बीच जूतम पैजार की नौबत देख मेयर पूनम शर्मा ने मीटिंग खत्म कर दी। चंडीगढ़ नगर निगम में हंगामे की ये कोई पहली तस्वीरें नहीं है। इससे पहले भी निगम की बैठकों में पार्षदों के बीच जबरदस्त हंगामा हो चुका है। जींद में पुलिस मुठभेड़ में बदमाश की मौत पर बवाल। अस्पताल में शव को लेकर पुलिस और मृतक के परिजनों में हुई झड़प। मृतक के परिजनों ने पुलिस पर लगाया फर्जी इनकाउंटर का आरोप। जींद में पुलिस और बदमाशों के बीच हुई मुठभेड़ में बदमाश की मौत पर आज दिन भर जमकर बवाल हुआ। सरकारी अस्पताल में मृतक के पोस्टमार्टम को लेकर पुलिस और मृतक के परिजनों में जमकर झड़प हुई और इसी बीच बिना पोस्टमार्टम के शव को उठाकर ग्रामीण गाँव ले गए। पुलिस ने डेड बॉडी को ले जाने से रोकने के लिए लाठीचार्ज भी किया, लेकिन पुलिस की हर कोशिश नाकाम रही। दरअसल लोगों का आरोप है कि पुलिस ने फर्जी इनकाउंटर किया है। जिसने मतलब हमारा भांजे की हत्या करी है ना, हमारे सामने होना चाहिए। क्या हमारा लड़का में कुछ कमी होती ना, हमारे से शिकायत कर दे, हम अपने आप पेश कर दे। हमारे लड़का में कमी हमारे सामने होना चाहिए। हमारे पास कैथल कंट्रोल रूम से वीटी आई थी कि इन्होंने किठाना में कुछ वारदातें करी हैं, 4-5 वारदातें करी हैं। उस हिसाब से हमने नाके लगा रखे थे और हमारी जो SHO था लेवा, उसकी पुलिस पार्टी के साथ इनकी क्रॉस फायर हुई तो उसमें ये इंसिडेंट हुआ। बहरहाल कई घंटों के बवाल के बाद पुलिस लोगों को शांत करने में कामयाब रही और शव को एक बार फिर गांव से अस्पताल लाकर उसका पोस्टमार्टम करवाया गया। अब कल कड़ी सुरक्षा के बीच मृतक का अंतिम संस्कार किया जाएगा। महिला आयोग की अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को हटाने के मामले में मनोहर सरकार ने दायर नहीं किया अपना जवाब। हाईकोर्ट से मांगा जवाब दाखिल करने के और वक्त। 22 सितंबर तक मामले की सुनवाई टली। हरियाणा महिला आयोग के अध्यक्ष पद से कमलेश पांचाल और उपाध्यक्ष पद से सुमन दहिया को हटाने के मामले में आज पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। मामले में हाईकोर्ट के नोटिस पर आज हरियाणा सरकार ने अपना जवाब दाखिल नहीं किया। सरकार ने हाईकोर्ट से जवाब देने के लिए और समय की मांग की है, जिसके बाद हाईकोर्ट ने
मामले की अगली सुनवाई 22 सितंबर के लिए मुकर्रर की है। गवर्नमेंट को अपना रिप्लाई फाइल करना था कि हमारा जो पीरियड है चेयरपर्सन वाइस चेयरपर्सन का कर्टेल किया गया है, और क्यों किया गया है ये रीज़न हम भी जानना चाहते हैं, और शायद हमारा पूरा हरियाणा भी इस चीज़ को जानना चाहता होगा। उसी को देखते हुए आज की डेट थी, परंतु आज गवर्नमेंट की तरफ से जो एडवोकेट आए वो रिप्लाई फाइल नहीं कर पाए और उन्होंने एक डेट के लिए डिमांड रखी, इसलिए 22 तारीख जो है 22 सितंबर जो है रखी गई। उधर महिला आयोग की उपाध्यक्ष पद से हटाई गई सुमन दहिया ने फिर कहा कि उन्हें राजनीतिक षड्यंत्र का शिकार बनाया गया है। हमें पता है कि जितनी देर हम इस पद पर रहे हैं हमने किसी भी तरीके से कोई पॉलिटिक्स यहाँ पर नहीं की है, और हमें इन चीज़ों को हर आदमी, आज मैं मानती हूँ कईयों के विचार अगर हम सुने हरियाणा में तो कहेंगे कोई बात नहीं, ये तो पॉलिटिकल इशू है, सरकार चेंज हो गई दूसरे लगा दिए। ऐसा नहीं होना चाहिए, हमें अपनी राजनीति के मुद्दों को बदलना होगा। गौरतलब है कि ये नियुक्तियां पूर्व की हुड्डा सरकार ने की थी, लेकिन हाल ही में मनोहर सरकार ने नियुक्तियों पर सवाल उठाते हुए आयोग के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को बर्खास्त कर दिया था। लड़कियों के हुड़दंग के बाद गुड़गांव पुलिस ने लिया सबक। आधी रात को डंडे के जोर पर खाली करवाया एमजी रोड, पब और बार को तय वक्त पर करवाया बंद। गुड़गांव के एमजी रोड पर देर रात पुलिस ने नशेड़ियों पर नकेल कसते हुए सहारा मॉल के सामने खड़े होने वाले युवक और युवतियों को खदेड़ डाला। इसके साथ ही एमजी रोड को रात 12 बजे के बाद पूरी तरह से खाली करा दिया गया। दरअसल गुड़गांव के एमजी रोड पर सबसे ज्यादा पब और बार हैं। कुछ का वक्त ऐसा है जो देर रात तक खुले रहते हैं, जिसकी वजह से बार और पब में आने वाले युवक युवतियां सहारा मॉल और एमजी रोड पर हुड़दंग मचाते हैं, और इसी हुड़दंग को कम करने के लिए पुलिस ने ये कार्रवाई की। हालांकि पुलिस की इस कार्रवाई के बाद भी हालात जस के तस बने रहे, जिसके बाद पुलिस ने पब और बार को भी टाइम से बंद कराया। दरअसल एक दिन पहले एमजी रोड पर नशे में धुत लड़कियों ने आधी रात को जमकर बवाल काटा था। ऐसे में पुलिस की इस कार्रवाई को हुड़दंगियों से निपटने की कवायद के तौर पर देखा जा रहा है। करनाल एनडीआरआई को मिली एक और कामयाबी, स्वरूपा नाम की नई क्लोन कटड़ी का हुआ जन्म। क्लोन तकनीक के लिए विश्व भर में मशहूर राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान ने क्लोन सफलता की एक और इबारत स्वरूपा के रूप में लिखी है। 1 अगस्त को संस्थान में सामान्य प्रसव द्वारा स्वरूपा नामक क्लोन कटड़ी पैदा हुई। जन्म के समय इसका भार 32 किलो आंका गया था। इसे एनडीआरआई के पशुधन फार्म की करण कीर्ति नाम की भैंस के कान की कोशिका को लेकर हैंड गाइडेड क्लोनिंग तकनीक द्वारा पैदा किया गया है। वैज्ञानिकों ने बताया है कि इस तकनीक से उच्च नस्ल की दुधारू गायों और भैंसों की संख्या बढ़ाई जा सकती है। ये हमने भैंस के स्किन सेल से क्लोन तैयार किया है, और ये जो भैंस है ये मतलब एक तरह से इसकी जीरोक्स कॉपी है। और जीरोक्स कॉपी का मतलब है कि हमने एक सेल लिया है जो बहुत ही हाई यील्डर भैंस है जो करण कीर्ति, और उसके बॉडी के सेल को लैब में कल्चर करके उसमें से फिर एम्ब्रियो बना के और उससे बच्चा पैदा किया। तो इसकी जो दूध देने की क्षमता है बच्चे की वो माँ के बराबर होगी। एनडीआरआई की ओर से अभी तक कुल 14 क्लोन पैदा किए जा चुके हैं, जिनमें से 11 क्लोन जीवित हैं। हरियाणा की स्टार फॉरवर्ड रानी रामपाल को मिली भारतीय जूनियर हॉकी टीम की कमान। अगले महीने चीन में होने वाले एशिया कप में करेगी टीम की कप्तानी। शाहबाद की रानी रामपाल पर एक बार फिर से हॉकी इंडिया ने भरोसा जताया है। चीन में 5 से 13 सितंबर तक होने वाले एशिया कप जैसे अहम टूर्नामेंट के लिए रानी को टीम की कमान सौंपी गई है। इससे पहले रानी पिछले महीने वोल्वो इंटरनेशनल टूर्नामेंट में टीम की कप्तानी कर चुकी हैं। 18 सदस्यीय टीम का कोचिंग कैंप इन दिनों दिल्ली में चल रहा है। यह टूर्नामेंट 2016 जूनियर वर्ल्ड कप का क्वालिफायर भी है। रानी की कप्तानी पर सभी की नजरें टिकी होंगी, क्योंकि हॉकी इंडिया उन्हें भविष्य के लिए सीनियर टीम के कप्तान के तौर पर भी देख रहा है। हालांकि इसके लिए रानी को अभी लंबा सफर तय करना होगा। हरियाणा सरकार का नहीं बल्कि देश की सरकार का बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा सार्थक करती नजर आ रही हैं हरियाणा की बेटियां। और हमारे साथ रानी जी हैं, जिनका आज एक और अचीवमेंट सामने आया है कि वो हरियाणा की बेटी होते हुए देश का नाम जो है रोशन करने जा रही है। 5 सितंबर को चाइना में हिंदुस्तान की तरफ से जो जूनियर महिला टीम की कप्तानी करेंगी। नेचुरली बहुत खुशी की बात है कि मुझे जो है वो जूनियर टीम का कैप्टन बनाया है, और मैं डिजर्व भी करती थी, ऐसा नहीं कि मैं डिजर्व नहीं करती थी।
तो एक कैप्टन होने के नाते रिस्पॉन्सिबिलिटी और ज़्यादा बढ़ जाती है कि आपको टीम को कैसे संभाल के रखना है और कैसे परफॉर्मेंस टीम की अच्छी लेके आनी है। आप हरियाणा से हैं, इस बात की कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, क्योंकि हरियाणा सरकार जो है महिलाओं को खासा तवज्जो दे रही है, ब्रांड एम्बेसडर के रूप में सेलेक्ट कर रही है और आपकी भागीदारी से न केवल सरकार का बल्कि प्रदेश का भी मान सम्मान बढ़ेगा। हाँ जी बिल्कुल, हम हरियाणा गवर्नमेंट से खुश हैं कि वो काफ़ी कुछ अच्छा स्पोर्ट्स के लिए कर रहे हैं, मतलब क्योंकि एक हरियाणा ही है जो सबसे ज़्यादा स्पोर्ट्स के लिए मतलब अच्छा कर रहा है, काफ़ी प्लेयर्स को प्राइज़ मनी वगैरह दे रहे हैं। लेकिन मेरे को एक सरकार से अभी भी गुंजाइश है, हरियाणा सरकार से, कि मैं इतने साल से 8-9 साल से इंडिया को रिप्रेजेंट कर रही हूँ और मेरी इतनी ज़्यादा अचीवमेंट्स के बाद भी मुझे अभी तक जो है वो भीम अवार्ड नहीं दिया गया हरियाणा सरकार की तरफ से। और दूसरा जो है एक अर्जुन अवार्ड जो हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट का अवार्ड होता है वो मुझे नहीं दिया गया, मैं इस चीज़ का बहुत दुख है। तो ये थी रानी जी हॉकी प्लेयर जिनका साफ तौर पे ये कहना है कि बिना मांगे यदि मिल जाए तो उन मोतियों की कीमत जरूर होती है, लेकिन मांगे से यदि मिलता है उससे हीन भावना उत्पन्न होती है। अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाज स्वीटी बुरा ने मनोहर सरकार से मांगी आर्थिक मदद, कहा जिससे पहले मदद मिले तो देश को मिलेंगे कई पदक। मिनी क्यूबा की इंटरनेशनल बॉक्सर स्वीटी बुरा और उनके कोच संजय शोराण ने सरकार से आर्थिक मदद मांगी है। इनका कहना है कि हर खिलाड़ी के खाने पीने से लेकर हर एक चीज का एक दिन का खर्चा करीब 1000 आता है, लेकिन इस खर्च को वहन करना एक गरीब परिवार के लिए मुश्किल है। ऐसे में उन्होंने सरकार से आर्थिक मदद की गुहार लगाई है। एक साधारण परिवार से बिलोंग करती हूँ। मेरे पिताजी एक किसान हैं और उनका सारा जो भी है हमारे जो आय है घर की वो सब हम मेरे ऊपर ही लग जाती है। जी सरकार से मुझे आर्थिक रूप से बहुत सहायता की ज़रूरत है। मैं चाहती हूँ वो मेरे को जॉब दे जिससे मैं थोड़ी आर्थिक रूप से स्ट्रॉन्ग हो सकूँ और जो अभी ओलंपिक क्वालिफाई है उसके लिए मैं और अच्छे से तैयारी कर। आपको बता दें कि स्वीटी बुरा ने अब तक राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कई पदक जीते हैं और अब स्वीटी रियो ओलंपिक की तैयारी कर रही हैं। इसके लिए फरवरी 2016 में वर्ल्ड चैंपियनशिप होगी, जिसमें विजेता ओलंपिक के लिए क्वालिफाई होगा। आपको बता दें कि स्वीटी बुरा ने कुछ दिन पहले ही मनोहर सरकार की खेल नीति पर सवाल उठाए थे। राखी के त्योहार पर महंगाई की मार, नहीं दिख रही बाजारों में रौनक। महेंद्रगढ़ में बाजारों में रक्षाबंधन के त्योहार पर इस बार महंगाई की मार दिखाई दे रही है। दुकानदारों के मुताबिक पिछले सालों के मुकाबले इस साल राखियां कम बिक रही हैं। रक्षाबंधन में अब सिर्फ एक दिन बचा है, लेकिन इस बार राखियों की ज़्यादा बिक्री नहीं हुई है। दुकानदारों ने बताया कि इसका कारण ये भी है कि जो बहनें राखियां खरीदकर कुरियर या डाक के माध्यम से राखियां भिजवाती थी वो टाइम से नहीं पहुँच पाती, जिसके कारण अब ऑनलाइन राखियाँ खरीद कर भाइयों को भेजी जा रही हैं। वहीं महंगी हुई राखियाँ भी इसकी एक वजह है। इस टाइम भाई साहब राखी का माहौल ये है कि ये समझ लो थाली बैठे। जो ऑनलाइन राखी हो रही है तो उससे भी हमारी मार्केट में बहुत, नहीं तो इस समय हमारे पास 1 मिनट का भी समय नहीं होता था खाना खाने के लिए भी, और मार्केट के अंदर बहनों का इतना यानी कि रश होता था कि 1 मिनट भी हमारे पास नहीं। लोगों की माने तो इस बार राखियों का त्योहार भी महंगा है और यही महंगाई उनके त्योहारों की रौनक को फीका कर देती है। देश में सेब पर वसूला जा रहा है गुंडा टैक्स। कहीं तौलिए के नीचे तय हो रहे हैं सेब के भाव, तो कहीं ट्रांसपोर्टरों से ली जा रही है 50 रुपए से 1500 रुपए तक की अवैध राशि। हिमाचल में सेब पर सरेआम गुंडा टैक्स वसूला जा रहा है, मानो हर कोई बहती गंगा में हाथ धोना चाहता है। आढ़तियों के अलावा ट्रांसपोर्टर, फल उत्पादक संघ, ड्राइवर कंडक्टर यूनियन सेब पर अवैध वसूली कर रहे हैं। हैरानी इस बात की है कि यह सब प्रदेश सरकार द्वारा खोली गई मंडियों में प्रशासन की नाक के नीचे हो रहा है। चालक और छोटे वाहन चालकों से 50 रुपए से लेकर 1500 रुपए तक की अवैध वसूली की जा रही है। इसी तरह प्रदेश की अधिकतर मंडियों में आढ़ती भी मिसलेनियस एक्सपेंस, पोस्टेज एक्सपेंस, फोन एक्सपेंस, यूनियन एक्सपेंस के नाम पर लाखों रुपए इकट्ठे कर रहे हैं। इसके अलावा लेबर चार्जेस के रूप में बागवानों के साथ बड़ी धोखाधड़ी हो रही है। प्रति बॉक्स 15 रुपए तक के लेबर चार्जेस लिए जा रहे हैं, जबकि APMC एक्ट के अनुसार 5 रुपए की लेबर चार्जेस लिए जा सकते हैं। हालांकि प्रदेश के एग्रीकल्चर मार्केटिंग बोर्ड ने आढ़तियों की मनमानी रोकने के लिए बीते दिनों एक अभियान छेड़ा, लेकिन आढ़तियों ने बोर्ड कर्मियों की ही पिटाई कर दी। अब बड़ा सवाल ये उठता है कि आखिर इनकी मनमानी कौन रोकेगा।
आईपीएच विभाग की देनदारियों की फहरिस्त हुई लंबी। बीते 3 सालों में 355 करोड़ हुई विभाग की देनदारी। पेयजल एवं सिंचाई योजनाओं को सिरे चढ़ाना हुआ मुश्किल। प्रदेश का आईपीएच महकमा करोड़ों रुपए की देनदारियों के तले दबा हुआ है। 3 सालों से विभाग 355.59 करोड़ रुपए की देनदारी चुकता नहीं कर पाया है। वित्त वर्ष 2012-13 से लेकर 2014-15 तक विभाग की इतनी देनदारी हो चुकी है। अकेले शिमला सर्कल 3 में विभाग की देनदारी 189.30 करोड़ रुपए हो गई है। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि क्या सरकार के पास देनदारियों को निपटाने के लिए बजट नहीं है या फिर विभाग बजट जारी होने के बाद देनदारियां नहीं निपटा पा रहा है। प्रदेश में विभाग का कोई भी ऐसा सर्कल या डिवीजन नहीं है जहां महकमे की करोड़ों रुपए की देनदारी ना हो। विभाग को ठेकेदारों की पेमेंट सहित कई अन्य कार्यों की देनदारी के लिए भारी भरकम बजट की दरकार है। आईपीएच विभाग को इस साल करीब 1000 करोड़ रुपए के बजट का प्रावधान किया गया है। बावजूद इसके करोड़ों रुपए की देनदारियां लंबित होती जा रही हैं। इससे सरकार की फंडिंग पर जहां सवाल उठ रहे हैं, वहीं विभाग की कार्यप्रणाली भी सवालों के घेरे में है। 2 दिन की सांकेतिक हड़ताल पर गए सेफ सोसाइटी कर्मी। शिमला शहर में डोर टू डोर कलेक्शन ठप। शहर के 36,000 घरों से नहीं उठ पाया कूड़ा। नगर निगम शिमला के अधीन सेवाएं दे रहे सभी 530 सेफ सोसाइटी कर्मचारी वीरवार से 2 दिन की सांकेतिक हड़ताल पर चले गए हैं। हड़ताल से शहर में डोर टू डोर गार्बेज कलेक्शन व्यवस्था ठप पड़ गई है। हड़ताल से शहर के करीब 36,000 घरों से कूड़ा नहीं उठ पाया। कई जगह कूड़ा इधर उधर बिखरा पड़ा रहा। सेफ सोसाइटी कर्मचारी कल्याण संघ ने साफ कर दिया है कि जब तक मांगे पूरी करने के लिए एमसी से लिखित आश्वासन नहीं मिलता, हड़ताल जारी रहेगी। सेफ सोसाइटी कर्मचारी एमसी में मर्ज करने और नियमित करने सहित वेतन वृद्धि की मांग कर रहे हैं। वहीं नगर निगम का दावा है कि हड़ताल से निपटने के लिए वैकल्पिक व्यवस्था की गई है। गौरतलब है कि सेफ सोसाइटी कर्मचारियों ने नगर निगम को मांगे पूरी करने के लिए 3 माह का वक्त दिया था, लेकिन अभी तक मांगे पूरी नहीं हो पाई है। इससे खफा कर्मचारी हड़ताल पर चले गए हैं। ऐसे में देखना होगा कि नगर निगम कर्मचारियों की मांगों को कितना जल्दी पूरा करता है। पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट बार एसोसिएशन रंगा तीज के रंगों में। महिला जजेस और एडवोकेट्स ने जमकर मनाई तीज। बुधवार को पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट परिसर में तीज की रौनक दिखाई दी। मौका था हाईकोर्ट बार एसोसिएशन की ओर से आयोजित तीज महोत्सव का। इस दौरान पंजाब और हरियाणवी लोक नृत्यों पर खूब समा बांधा। वहीं इस शाम में 4 चांद लगाए पंजाब के मशहूर सिंगर और पंजाब की शान शेरी मान ने। मान के गीतों पर महिला जज और वकील जमकर थिरके। सावन के महीने में महिला जजेस और वकीलों ने इस आयोजन का भरपूर आनंद उठाया और एक दूसरे को तीज की शुभकामनाएं दी।